हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम महेंद्र ज्ञान राणावत एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईटी सिस्टम के बारे में। आपने ऑलरेडी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पाचन तंत्र, इसके बारे में सुन रखा होगा। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जिक्र किया था। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आखिरकार होता क्या है। जीआईटी को जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं और ये जो है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसके अंतर्गत कई सारे ऑर्गन्स जो है वो इंक्लूड होते हैं और वो ऑर्गन जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंजेशंस के लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए और एलिमिनेशन के लिए। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है कई सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। उन ऑर्गन्स के माध्यम से ही जो है इंजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर लेना, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण। एंड एलिमिनेशन ऑफ द फूड, एलिमिनेशन का मतलब होता है बॉडी से जो है फूड को खाने के बाद में, पचाने के बाद में, अवशोषित हो जाने के बाद में उसे बॉडी से जो है बाहर निकालना एलिमिनेशन कहलाता है। तो ये सारा का सारा जो फंक्शंस है वो किसकी बदौलत हो रहा है? जीआईटी सिस्टम की बदौलत हो रहा है। इट्स प्राइमरी रोल इज टू कन्वर्ट फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। वाजिब सी बात है, जीआईटी जो सिस्टम है या डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका मेन जो है योगदान इसी चीज़ में है कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को जो है ये पचाए और उसके अंदर उपस्थित न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करके और हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करे, हमारे शरीर की ग्रोथ करवाने के लिए जो है जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल अप करें, और जो भी शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन्स जो रिपेयर मांग रहा है या फिर जिसका रिपेयर होना है उसकी रिपेयर करें, और बाद में फिर पूरा खाना जो है पच जाने के बाद में जो वेस्ट कंटेंट बचता है उसे जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। द सिस्टम इंक्लूड बोथ होलो ऑर्गन सच एज माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम, as well as anus, accessory organs such as the salivary glands, liver, gallbladder and pancreas, which aid in digestion by producing enzyme and other substance। क्या कहना चाह रहा है ये? वैसा देखा जाए तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई बोन नहीं पाई जाती है। ये सारा का सारा जो है एक खोखला और मस्कुलर ऑर्गन है। इस खोखले और मस्कुलर ऑर्गन्स जो है इसका शुरुआत जो है हमारे माउथ से शुरू होता है। माउथ के बाद में ये ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलोन भी कहते हैं, रेक्टम और एनस। इस प्रकार से जो है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन कुछ असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये तो पूरा जो है एक मेन जीआईटी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में असेसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, मेन ऑर्गन की तरह काम नहीं करते हैं। लेकिन असेसरी ऑर्गन का मतलब होता है सहायक ऑर्गन, वो सहायता करते हैं किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। आगे चलिए, आगे अगर हम देखें तो जीआईटी के फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो डाइजेशन का ही होता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। और इसका काम होता है कि जो फूड हम खा रहे हैं उस फूड का जो है ब्रेक डाउन करना और उसके अंदर उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और बॉडी से जो है एब्जॉर्प्शन के बाद में जो वेस्ट कंटेंट फूड का जो बचता है उसे जो है बॉडी से बाहर करना।
मेन फंक्शन इसका आप देख लीजिए, इसमें पहला कह रहा है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ द फूड। जीआईटी नहीं होता, पाचन तंत्र अगर नहीं होता तो कोई व्यक्ति जो है किसी खाने को, किसी खाने के कंटेंट को जो है, इंजेशन का मतलब होता है अंदर भी नहीं ले सकता था। अगर हमारा मुंह है तो हम उसके माध्यम से खाना खा पाते हैं, अगर मुंह नहीं होता तो इंजेशन भी नहीं होता। डाइजेशन, ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग डाउन फूड मैकेनिकली एंड केमिकली। यहाँ पर खाना जो है खाने के बाद में, इंजेशन करने के बाद में उस खाने का जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब वो जो है मैकेनिकली प्रोसेस के माध्यम से भी होता है और केमिकली प्रोसेस के माध्यम से भी होता है। इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करें आप। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मैकेनिकली, जैसे खाने को खाने के बाद में उस निवाले को छोटे छोटे पार्टों में चबाना, वो जो हो गया उसका मैकेनिकली ब्रेकडाउन। जबकि उसी खाने को जो है अंदर जाने के बाद में केमिकली रूप से जो है उसका एब्जॉर्प्शन होना, वहाँ पर केमिकली ब्रेकडाउन हो गया। देन थर्ड फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ये कह रहा है न्यूट्रिएंट अपटेक इनटू ब्लड स्ट्रीम। देखो, खाना खाया, खाना खाने के बाद में उसका डाइजेशन हुआ और उसके बाद में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ये क्या कह रहा है, न्यूट्रिएंट अपटेक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब खाने का सही सदुपयोग जब ही माना जाएगा जब वो खाना जो है आपके ब्लड में जो है पहुंच जाए और उसका एब्जॉर्प्शन हो करके, और वो ब्लड के अंदर, उसके अंदर उपयोगी जो तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स जो उसके अवेलेबल है अंदर अंदर जो है, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पहुँच जाए, ब्लड में पहुँच जाए। और अब जो बचेगा वो बचा वेस्ट। उस वेस्ट को जो है बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एलिमिनेशन कहते हैं। तो सो दीज आर द फोर मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। सी द डायग्राम। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम जो है सब कुछ जो है वो इस जो अपन ने पढ़ा उसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है। ये किसी एक व्यक्ति का जो है ये चेहरा है। इस चेहरे में अपन ने ओरल केविटी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये ओरल केविटी है। और जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे, ओरल केविटी के बाद में या नेजल केविटी के बाद में जो आता है वो आता है फेरिंग्स। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रही है जिसे हम सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। और फिर वो जो खाना है ओरल के बाद में सीधा ये जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है ये क्या है, ईसोफेगस। इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इस ईसोफेगस के माध्यम से सीधा आता है स्टोमक में। ये स्टोमक है जिसे हम हिंदी में आमाशय बोलते हैं। इसके पीछे जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसे हम स्प्लीन कहते हैं। और ये जो बीच में सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये हल्का सा, ये पैंक्रियाज कहलाता है। और ये राइट साइड में बहुत बड़ा ऑर्गन जो कि दूर से ही स्पष्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं लिवर। और लिवर के जस्ट पीछे की तरफ ये जो ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज द गॉल ब्लैडर। और फिर उसके बाद में स्टोमक के बाद में ये जो स्टोमक आगे बढ़ कर के आगे जब चलता है तो दैट इज़ नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली आपको जो दिखाई दे रही है इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो थोड़ा मोटी है और ये इधर से चल के इधर की तरफ जा रही है, दैट इज़ नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आपका सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनस। इस प्रकार से जो है ये जीआईटी सिस्टम होता है। इसको ही आप इधर देख लीजिए, ये ओरल केविटी है। ओरल केविटी से खाना खाने के बाद में वो ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से जाने के बाद में वो स्टोमक में आया। और स्टोमक के पास में जो है इधर की तरफ आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लिवर कहते हैं, ये गोल ब्लैडर कहते हैं। लिवर और गोल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ये तीनों जो है असेसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, सहायक ऑर्गन की तरह काम करते हैं पाचन के दौरान। और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है पैंक्रियाज, ये स्टोमक, स्टोमक के बाद में वही मैं बात बता रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, और दिस इज़ द रेक्टम एंड दिस इज़ द एनस। सो दीज आर द डायग्राम ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसके कई सारे नाम हैं, आप इसके कुछ भी कह सकते हैं। अब जो है पहला हम लेते हैं माउथ। आखिरकार माउथ जो है होता क्या है, इसको जो है आप इमेजिन करने का प्रयास कीजिए। कोई ये जो है यहाँ अपन जो है इंजीनियरिंग की तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट स्पेस के तो बन नहीं रहे हैं कि हम चीज़ों को इमेजिन करें कि माना कि एक रॉकेट एक्स जो है वो जा रहा है कहीं अंतरिक्ष में। सारी की सारी चीज़ें आपके ही शरीर में अवेलेबल है, या आपके शरीर में नहीं तो आप किसी दूसरे के शरीर में देख सकते हैं।
तो ये चीज़ें जो है एक ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल है। माउथ आपको दिखाई दे ही रहा है। माउथ की अगर मैं बात करूँ तो माउथ का दूसरा नाम है ओरल कैविटी। क्या है? ओरल कैविटी। और माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो टीथ, टंग और सैलाइवरी ग्लैंड। टीथ जानते ही हैं आप, दांत। टंग का मतलब होता है जीभ। सैलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियाँ जो सैलाइवा का सिक्रेशन करती है। आप एक बात मान करके चलें बच्चों कि सैलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला अगर सैलाइवा नहीं होता तो आप ये मान के चलें कि हमारी बॉडी का जो है डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता। तो यहाँ पर माउथ के स्ट्रक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीथ, टंग और सैलाइवरी ग्लैंड। लेकिन अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन जो है यहाँ पर माउथ का क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन बाय चैविंग। मतलब आप ये मान करके चले जैसे ही हमने कोई निवाला जो है मुंह के अंदर खाया तो वो जो है मैकेनिकल डाइजेशन के माध्यम से, टीथ की हेल्प से, सैलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से, टंग के माध्यम से उस खाने का जो है मैकेनिकली डाइजेशन या किया जाता है। चैविंग, चैविंग का मतलब होता है चबा करके। केमिकल डाइजेशन बिगिन विथ सैलाइवरी एमाइलेज। देखो आप एक बात मान करके चलें, अगर कोई सूखी चीज़ होगी, ड्राई चीज़ होगी तो उसको जो है आप मैकेनिकली ब्रेक डाउन करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हमारी सैलाइवरी ग्लैंड्स जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद में जैसे ही उस चीज़ में हमें स्वाद आने लगता है, या आप ये मान करके चलें आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और आपको खाना जो बन रहा है उसकी खुशबू ही अगर आ रही है तो उससे ही जो है बहुत सारा सैलाइवा आपके मुंह के अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है। और वो जो सैलाइवा है वो ही जो है आगे चल कर के आपके खाने को एक तरह से आप ये मान कर के चलें उसको बोलस फॉर्म में, उसको निगलने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। टंग एड इन टेस्ट एंड पुशिंग फूड टू द फेरिंग्स। जो टंग होती है उसके ऊपर, जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जिनसे हमें ये आभास होता है कि खाने का स्वाद कैसा है, क्या वो फीका है, क्या वो जो है तीखा है, क्या वो मीठा है। जैसा भी वो खाना है वो टंग से हमें उसका टेस्ट मालूम चलता है। और टंग जो है उस खाने को रोटेट कर करके, कैसे करके, घुमा घुमा करके पचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और घुमा घुमा करके जब वो खाने को जो है रोटेट करती है तो उसके माध्यम से हम दांतों से अच्छे से चबा पाते हैं। और जिसके बाद में जब वो खाना अच्छे से चबा लिया जाता है, जब उसमें सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है, जब वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे फेरिंग्स की तरफ, पीछे की तरफ जो है धकेल दिया जाता है और निगला जाता है, उसको स्वेलोविंग किया जाता है, निगला जाता है। ये माउथ के बारे में था। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स और ईसोफेगस। फेरिंग्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम आल्सो एज रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो, बिकॉज उससे जो है खाना भी गुजरता है, पानी भी गुजरता है और आपकी जो है सांस लेने के दौरान एयर भी गुजरती है। इसलिए फेरिंग्स का हमने ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिक्र किया है। तो ये जो है खाना और पानी दोनों एक साथ में गुजारने का एक जो है माध्यम है। और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, निगलने का जो रिफ्लेक्स हो पाता है वो रिफ्लेक्स सारा किसकी बदौलत हो पाता है? फेरिंग्स की बदौलत हो पाता है। अगर फेरिंग्स नहीं होता तो ये रिफ्लेक्स भी नहीं होता। ईसोफेगस, ईसोफेगस मैंने आपको इससे पहले के डायग्राम में बताया कि यहाँ से लेकर के जो एक नलिका जा रही है जिसमें जो है अपना खाना घटकने के बाद में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के माध्यम से आगे जाता है, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस भी कुछ नहीं है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि खाने को ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ से लेकर के? फूड टू स्टोमक। फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है स्टोमक तक। और ये जो है किसकी बदौलत कर पाता है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इज़ द टाइप ऑफ मूवमेंट through the muscles contraction that is the responsible for food one place to other place, like as mouth to stomach. So these are the esophagus. Show the diagram. Mouth and pharynx. This is our mouth, this is our nasal cavity, this is our nasopharynx, oropharynx, that is already we have discussed about in the respiratory system. But this is our tongue, because now we are discuss about the gastrointestinal tract. So start from mouth. This is our mouth, this is our lips, and this is our teeth. Teeth are and lips are ingestion of the food, we are intake of the food. Then our tongue is the rotate of the food and our teeth is chewing of the food. Our salivary glands secrete the saliva. Then
rotate food, chewing food. After that bolus is prepared. Then bolus we are through the help of pharynx we are bolus swallowing. After the swallowing our bolus is going into the our esophagus. Esophagus, after peristalsis, through the peristalsis movement, esophagus transfer our food into the mouth to esophagus through mouth to stomach, transfer of the food by peristalsis movement. Okay, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है. But now we are discuss about our oral cavity. So this is our diagram of the oral cavity. So the diagram and see the diagram. This is our oral cavity. Oral cavity. This is our upper lip. There my cursor is movement. This is the upper lip. Then you know this is our teeth. This is our superior labial frenulum. This and this is our hard palate. आप जानते होंगे हार्ड पैलेट के बारे में. जैसे ही आप अपनी टंग को जो है ऊपर वाले दांतों के जस्ट पीछे की तरफ लगाते हैं तो वहाँ जो आपको एक खुरदरा खुरदरा सा महसूस हो रहा है ये आपका हार्ड पैलेट है. लेकिन जैसे ही आप जीभ को ऊपर की तरफ इस खुरदरे पैलेट से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पर जो है वो खुरदरा जो था आपका वो अब महसूस होना गायब हो जाएगा और यहाँ जो है फिसलन जैसी महसूस होगी आपको. तो फिर ये जो है अपना हो जाता है सॉफ्ट पैलेट. क्या हो जाता है? सॉफ्ट पैलेट. यहाँ हार्ड पैलेट इसलिए हैं ताकि खाना चबाने के दौरान जो है उस खाने को रोक करके अच्छे से चबाया जा सके. और यहाँ फिसलन इसलिए हैं कि अब खाने को चबाया जा चुका है, वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. अब उसको फेरिंग्स के मूवमेंट के माध्यम से स्वेलोविंग किया जा सके, गटका जा सके, निगला जा सके. और ये जो आपको मुंह खोलने के बाद में ये जो पीछे की तरफ एक लटकी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसे हम उबूला कहते हैं. क्या कहते हैं? इसे हम उबूला. और कभी कभार आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास में दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपना मुंह खोलिए. वो उसमें कभी कभार टॉर्च भी डालते हैं और उसे देखने का प्रयास करते हैं. वो क्या देखते हैं कि कहीं इसके जो है ये टॉन्सिलाइटिस वगैरह तो नहीं हो रहा है. टॉन्सिलाइटिस की वजह से इसका ये जो गला है ये रुक तो नहीं रहा है. कई कई पेशेंटों में ये चीज़ अपन को देखने को मिलती है. एंड दिस इज़ आवर टंग. ये आप जानते हैं दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट. ओके. एंड दिस इज़ आवर जो है ये जो है टंग. एंड दिस इज़ आवर लोअर लिप. दिस इज़ आवर अपर लिप. ओके. ये लोअर लिप है, ये अपर लिप है. और ये जो आपको दिख रहा है फ्लोर ऑफ द माउथ, ये क्या है? फ्लोर ऑफ द माउथ. ये माउथ का जो है एक तरह से आप ये मान करके चलें एक फर्श है. और ये जो है हमारा ओरल कैविटी है. ठीक है. ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा. लेकिन ओरल कैविटी में आप एक चीज़ और मान करके चलें. ओरल कैविटी में टंग होता है, टीथ होता है, उबुला होता है, हार्ड प्लेट होती है, सॉफ्ट प्लेट होती है, टॉन्सिल होते हैं. लेकिन मैंने आपको दिखाया था इससे पिछले वाले डायग्राम में कि सैलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है. तो सैलाइवरी ग्लैंड आखिरकार होती क्या है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. सैलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट सिक्रेट बाय सैलाइवा इनटू द ओरल कैविटी. मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर सैलाइवा नहीं होता तो खाना जो है उसका आप ये मान करके चलें कि अगर ड्राई रहता तो हम कैसे उसको जो है चबा पाते. समझ पा रहे हैं? तो इसलिए उस खाने का जो है लुब्रिकेंट होना ज़रूरी. और बहुत जो खाना गीला या लुब्रिकेंट जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? हमारी सैलाइवा ग्लैंड से जो सिक्रेट सैलाइवा होता है, लार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उससे. तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेजर सैलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो कौन कौन सी होती है. तो यहाँ पर पेयर्ड और वेल डिफाइंड आपको बता रखा है कि मेजर जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो पहले आती है पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड का आपने नाम सुना होगा. पैरोटिड ग्लैंड एक हमारी सैलाइवरी ग्लैंड्स है और ये सबसे बड़ी सैलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि आपके लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर. आप ये मान करके चलें कि आपके यहाँ जहाँ कान होते हैं, कान से थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है ये सिचुएटेड होती है. और ये सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी सैलाइवरी ग्लैंड होती है. और जब भी आप खाना जब खाते हैं, चबाते हैं तो ये कान के पास में से जो है
आपके सलाइवा का सिक्रेशन करती है, जिससे आपका खाना जो है वो कन्वर्ट होता है बोलस फॉर्म में। लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर सीरस सिक्रेशन, ये जो है सीरस का सिक्रेशन करती है। इसके अंदर जो डक्ट पाई जाती है वो उसे हम स्टेंसन डक्ट कहते हैं, जो कि अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो आपके टीथ जो होते हैं, आपका टीथ भी कौन सा, मोलर वाला टीथ, और मोलर वाला टीथ भी कौन सा, अपर जो में, अपर जबड़े में, जहां आपका सेकंड मोलर होता है अपर जबड़े में। अब आप मोलर में कंफ्यूज मत होइएगा, मोलर जो है एक जो है टीथ का प्रकार है, दांत का प्रकार है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो मोलर जो ऊपर वाले जबड़े में जो मोलर पाया जाता है, उस सेकंड मोलर के पास में एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे आकर के कौन खुलता है, स्टेंसन डक्ट खुलती है। और स्टेंसन डक्ट जो है वो किसकी डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है। और पैरोटिड ग्लैंड जो है क्या है, वो लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है। तो आप ये मान करके चले, जब भी हम खाएंगे तो वो जो लार आ रही है, एक तो पीछे की तरफ से, आपके कान की तरफ से, ऊपर के जबड़े में से, पीछे जो दांत होता है उसमें से, डार्ट जो होती है उसमें से आ रही है। सेकंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड के बाद में आते हैं सब मैंडिबुलर। देखो इसमें नाम में क्या आ रहा है, मैंडिबल, और सब मतलब नीचे। लोकेटेड बीनीथ द लोअर जो, बाजी सी बात है, कहाँ पर उपस्थित होती है, जो नीचे वाला जो होता है आपका, उसके जो है वहाँ पर जो है, ये नीचे वाले जबड़े के अंदर जो है इसके लोकेशन होती है। और मिक्स्ड सिक्रेशन, ये वाला तो आपका सीरस सिक्रेशन ही कर रही थी, लेकिन ये मेनली जो है सीरस करती है, लेकिन उसके साथ साथ में और भी जो है सिक्रेशन करती है। जैसे इसके अंदर जो है आपकी स्टेंसन डक्ट पाई जा रही थी, तो इस सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर जो है आपकी वॉर्टन डक्ट पाई जाती है। कौन सी डक्ट पाई जाती है, वॉर्टन डक्ट पाई जाती है। और वॉर्टन डक्ट जो है, जैसे इसका आपका मोलर के पास में ही खुल रहा था, तो मोर्टन डक्ट जो है वो कहाँ खुलती है, आपकी टंग के नीचे। ये टंग है, और इस टंग के नीचे की तरफ जो है आपकी वॉर्टन्स डक्ट खुलती है। और वॉर्टन्स डक्ट किस में से आ रही है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में। दो ग्लैंड की अपन ने चर्चा की, पैरोटिड एंड सब मैंडिबुलर। तीसरी वाली जो मेजर सेलेब्री ग्लैंड्स आती है वो आती है सबलिंगुअल, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब जीभ के। स्मॉलेस्ट मेजर ग्लैंड है, सबसे बड़ी जो है पैरोटिड है, तो सबलिंगुअल जो है वो सबसे छोटी ग्लैंड है। लोकेटेड कहाँ होती है, ये भी जीभ के नीचे, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जीभ के नीचे जो है लोकेटेड होती है। मिक्स्ड सिक्रेशन, मेनली ये भी जो है मिक्स्ड प्रकार का सिक्रेशन कर रही, वो सीरस का सिक्रेशन कर रही थी, उससे नीचे वाली सीरस और मिक्स वाला सिक्रेशन कर रही थी। ये वाली जो है मेनली म्यूकस का सिक्रेशन करती है, सीरस का सिक्रेशन नहीं करती है। कौन सी वाली, सबलिंगुअल। मल्टीपल स्मॉल डक्ट होती है, इसके अंदर जो है डक्ट रेवेनस सम जो है जॉइंट वॉर्टन डक्ट्स, यहाँ पर छोटी छोटी जो है कई सारी डक्ट्स होती है, ठीक है ना। और यहाँ जो है कभी कभार वॉर्टन डक्ट भी जो है कभी कभार ज्वाइन करती है। देन ये जो अपन ने पढ़ा, ये सारा का सारा क्या था, मेजर सेलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब बड़ी वाली सलाइवा का सिक्रेशन करने वाली ग्रंथियाँ। लेकिन कुछ माइनर भी होती है। माइनर की अगर मैं डिस्कस करूं तो स्केटर्ड थ्रू आउट दी ओरल म्यूकोसा, लिप्स, चिक, पैलेट, टंग, जो कि कहाँ पर उपस्थित होती है, माइनर सेलाइवरी ग्लैंड्स आपके लिप्स में, मतलब आपके होठों में, चिक्स में, और पैलेट में, टंग में, क्योंकि उनसे भी जो है थोड़ा बहुत सेलाइवा सिक्रेट होता है। लेकिन वो कैसी होती है, वो मेजर नहीं होती है, वो छोटी होती है, इसलिए हम उनको माइनर सेलाइवरी ग्लैंड्स कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको जो है डायग्राम इसका दिखाते हैं। इस डायग्राम से जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बिना डायग्राम के कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर जो है हम इसको जो है कॉलेज में या हॉस्पिटल में पढ़ रहे होते तो हम उसको जो है पोस्टमार्टम के दौरान जो है इसे देख रहे होते, लेकिन क्योंकि अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे जो है डायग्राम पर देखने करके समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक व्यक्ति का जो है चेहरा है, और ये उस व्यक्ति का क्या है, ईयर। मैंने आपको जब ये पढ़ाया कि पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये कहाँ पर उपस्थित होती है, आपके कान के जस्ट फ्रंट, कान के जस्ट आगे। और आप ये मान करके चलें कि इस डायग्राम में देखो, ये आपका कान है, कान के जस्ट आगे पैरोटिड ग्लैंड है, और यहाँ आपके ऊपर वाले दांत है। ऊपर वाले दांत में जो ये मोलर है, ये कर्सर देख रहे हो मेरा, ये पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है ये यहाँ से चल रही है, और इस मोलर जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें जो मोलर है ये वहाँ से खुल रही है। तो जब हम खाते हैं, चबाते हैं, यहाँ से लार का सिक्रेशन होता है।
So this is our parotid gland, largest salivary glands. एंड नेक्स्ट डिस्कस किया था हमने सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मतलब नीचे, मैंडिबल ये हमारा जबड़ा है, जबड़े के नीचे की तरफ पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं इसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो आपको ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है ये हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है। और ये जो वाइट वाली जो दिखाई दे रही है आपको ये हमारी सब लिंगुअल, मैं कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सब मैंडिबुलर मतलब जबड़े के नीचे, लेकिन सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। अब दोनों है आपके कहाँ पे, एक तरह से जबड़े में ही है, लेकिन एक जीभ के नीचे है और एक जबड़े के नीचे है, तो दोनों थोड़ी थोड़ी दूर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये आपका लिंगुअल फेरेनम है, और ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको ये आपकी सबलिंगुअल डक्ट है। और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अगर इसी डायग्राम को मैं दूसरे एंगल से देखूं तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है, और ये जो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ इससे थोड़ा सा ये आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का डक्ट यहाँ आकर के खुल रहा है ये, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जब भी हम कुछ कंटेंट खाते हैं या हमें भूख लग रही हो और कोई अच्छा खाना बन रहा हो तो जो स्मेल से जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो समथिंग समथिंग आप मान करके चलिए वो कोई यहीं से होता होगा। क्लियर। आगे देखिए 99% हमारी सलाइवा के अंदर क्या होता है, पानी, क्या होता है, वाटर जैसा ही कंटेंट होता है। मतलब हम पढ़ रहे हैं सलाइवा का एक तरह से कंपोजिशन क्या होता है कि आखिरकार सलाइवा जो है वो किस प्रकार से जो है, या अगर सलाइवा होती है तो उसका जो है हमने लिया और उसको पहचाना कि आखिरकार सलाइवा के अंदर ऐसा क्या होता है। तो 99% वाटर होता है, लेकिन जो 1% होता है उनमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम, दीज टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के जैसे एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ऐसे एंजाइम्स होते हैं। म्यूसिन्स होता है, लाइसोजाइम होता है, लैक्टोफेरिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो कहने का मतलब तो ये है 99% तो वाटर है, लेकिन उसके अलावा 1% जो होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, म्यूसिन्स होते हैं। ओके। अब हम बात करें कि आखिरकार जो है फंक्शन क्या होता होगा सलाइवा का। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन इसका होता है डाइजेशन, खाने का पाचन करती है, क्योंकि इसके अंदर जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। लुब्रिकेशन, मैं पहले ही बताया था आपको, खाना जो है बिना लार के आप निगल ही नहीं सकते जब तक वो लार से गीला नहीं होएगा। तो निगल किसकी वजह से पा रहे हैं आप, लुब्रिकेशन की वजह से। लुब्रिकेशन हो रहा है तो खाना जो है उसे आप निगलने के काबिल बना रहे हैं, स्वेलोविंग, ठीक है ना, एड ऑफ स्वेलोविंग। प्रोटेक्शन, वाजिब सी बात है, लार के अंदर कुछ जो है एंजाइम्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। कैसे, छोटे मोटे बैक्टीरियाओं को मार देते हैं। वफरिंग, वफरिंग का मतलब यहाँ पर जो आपका सलाइवा है वो आपके पीएच को मेंटेन करके रखता है। ओरल का पर्टिकुलर एक पीएच होता है, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि ब्लड का भी एक पीएच होता है, तो ओरल का भी एक पीएच होता है जिसे मेंटेन करके रखता है। टेस्ट, सलाइवा है, लार आएगी तो खाना जो है वो घुलेगा, घुल कर के टेस्ट बड्स के अंदर पहुंचेगा, और जिससे टेस्ट रिसेप्टर आपके एक्टिवेट होंगे, और जिससे जो है आपको पता लगेगा कि खाना जो है स्वाद में कैसा बना है। टूथ इंटीग्रिटी, वाजिब सी बात है, रीमिनरलाइजेशन बाय कैल्शियम एंड फॉस्फेट। यहाँ पर जो आपका टूथ वगैरह जो होते हैं, दांत वगैरह जो होते हैं, उनकी इंटीग्रिटी को भी आपकी सलाइवा ही मेंटेन करती है, ठीक है ना। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ सलाइवा। नर्व कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए क्रेनियल नर्व्स आ रही है। क्रेनियल नर्व नंबर 7 जिसे हम फेशियल नर्व भी कहते हैं, ये आपके सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो है वहाँ पर जो है ये आ रही है, ठीक है ना। क्रेनियल नर्व नंबर 7 जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं। आपने एक डिजीज कंडीशन सुनी होगी फेस पाल्सी, जो है उसके अंदर जो है क्या हो जाता है, चेहरे का जो है लकवा मार जाता है। तो वो क्यों मार जाता है, क्योंकि हमारी सातवीं क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई, और सातवीं क्रेनियल नर्व जो है वो आपके
मैंडिबुलार मतलब इस मैंडिबल के जो है नीचे की तरफ, और सबलिंगुअल मतलब जीभ के जो है नीचे की तरफ सप्लाई कर रही। और अगर मैं बात करूं तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 जिसे हम ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कहते हैं, वो भी आपके पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई कर रही है। तो सैलाइवा का सिक्रेशन किन की वजह से हो पा रहा है? क्रेनियल नर्व नंबर 7 की वजह से, क्रेनियल नर्व नंबर 9 की वजह से। ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करने के पीछे रेस्पॉन्सिबल होती है। जबकि सिंपैथेटिक की अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ थिक म्यूकस रिच सैलाइवा, ये जो है थोड़ा सा कम अमाउंट में बनाती है, लेकिन थिक म्यूकस जो है सैलाइवा बनाने के लिए सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन करती है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सैलाइवा। अपन ने जो है यहाँ पर माउथ के बारे में पढ़ा, माउथ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। माउथ जो है आपके जीआईटी का एक तरह से एंट्री द्वार है। उसके बाद में आप फेरिंग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और ईसोफेगस जो है अच्छा सैलाइवरी ग्लैंड्स डिस्कस किया। ईसोफेगस जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करती है आपके माउथ को आपके स्टोमक से। उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके बारे में हमने इतना ज़्यादा अध्ययन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टोमक। स्टोमक जो है आपका, वो स्टोमक के बारे में सुना होगा। स्टोमक का मतलब होता है आमाशय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आमाशय। आप ये मान करके चलें, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि पेट कहाँ है तो वो पूरा का पूरा ही जो है इसको पेट बताता है, लेकिन पेट जो है एक्चुअल में एब्डोमेन जो है वो तो एक केविटी है, और पेट जिसमें खाना जाता है वो हमारा स्टोमक। स्टोमक की अगर मैं बात करूं तो स्टोमक का रीजन जो है उसमें 4 टोटल रीजन होते हैं, जिसे हम कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस कहते हैं। मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा, देखना उसमें। लेकिन रीजन की अगर मैं बात करूं तो स्टोमक में 4 रीजन होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो लेयर्स जो है वो स्टोमक के अंदर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एक्सटर्ना और सिरोसा पाई जाती है। ओके, अब बात करें कि फंक्शन क्या होते हैं स्टोमक के, तो स्टोमक का फंक्शन होता है मैकेनिकल डाइजेशन। देखो कुछ खाना तो ज़्यादातर हम दांत से जो है चबा करके और उसको आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो खाना हालांकि वहाँ चब चुके हैं, उसको बोलस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी अभी वो कैसा आया है, थोड़ा सा मतलब और जो है बड़े पार्टिकल्स में आया है। लेकिन स्टोमक जो है उसे मैकेनिकल डाइजेशन के माध्यम से और छोटे जो है किस में करता है, पार्टिकल्स में उसको तोड़ता है। केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? हमारे स्टोमक के अंदर HCl होता है, एक प्रकार का एसिड होता है जो इस खाने को जो है एक तरह से आप ये मान करके चलिए, क्योंकि इसका pH बहुत कम होता है, और ये जो है इस खाने को जो है एक तरह से आपके छोटे मोटे बैक्टीरिया जो खाने के अंदर आ गए हैं उनको जो है ये pH जो है क्या कर देता है, बिल्कुल जो है उन छोटे मोटे बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, पेप्सिन्स होता है यहाँ पर, पेप्सिनोजन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ये भी आपके स्टोमक के अंदर ही पाया जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं यहाँ पर जो कि B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टोरेज, आपके स्टोमक की जो कैपेसिटी, आप इतना एक साथ में इतना सारा पानी पी जाते हो तो स्टोमक की कैपेसिटी आपकी कितनी होती है? 1.5 लीटर। कितनी होती है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर के समथिंग आपके स्टोरेज जो है वो खाने को होल्ड कर सकता है। काइम फॉर्मेशन, यहाँ पर एक प्रकार का सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। आपने हॉस्पिटल में पेशेंट देखे होंगे, हम कई पेशेंटों को जो है लार्ज इंटेस्टाइन या कभी कभार स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका कुछ पार्ट काट करके और यहाँ जो है बाहर जो है उसे क्या कर देते हैं, कोई प्रोसीजर करने से आगे की मान लीजिए रेक्टम वगैरह की सर्जरी हो रही है तो उसे जो है यहीं पे ओपन कर देते हैं पहले ही। जब ओपन करते हैं और उसके जो है पैकेट लगाते हैं अपन, तो आपने देखा होगा उसमें जो पेस्ट कंटेंट आता है वो एक फ्लूइड फॉर्म में आता है। तो फ्लूइड फॉर्म में जो आ रहा है उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर जो है काइम का फॉर्मेशन होता है। और काइम का मतलब ये होता है कि आपका खाना जो आपने सॉलिड फॉर्म में खाया था, अब वो खाना जो है धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म उसके अंदर मिक्सचर होकर के, गैस्ट्रिक सिक्रेशन मिक्सिंग होकर के वो खाना जो है बिल्कुल और बारीक होने लग गया। सी दिस डायग्राम, दिस इज आवर स्टोमक। ये स्टोमक का डायग्राम है। स्टोमक जो है वो ऊपर की तरफ इस ईसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है। दिस इज आवर ईसोफेगस।
मैंने पहले के डायग्राम में भी बताया था, ये हमारा ईसोफेगस है। और आपके स्टोमक के जो है 4 पार्ट अभी मैंने आपको बताए थे, उसमें से ये हैं आपका कार्डिया, जहाँ आपका ईसोफेगस आकर के जुड़ रहा है इससे, स्टोमक से, उसे हम कार्डिया बोल रहे हैं। ये जो ऊपर उभार ले रहा है इसे हम फंडस बोल रहे हैं। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये कर्व बना रहा है इतना बड़ा, ये इस स्टोमक की बॉडी है। और फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा है, ये हमारा पाइलोरिक, एक प्रकार का पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल है। आगे चल कर के यही स्टोमक जो है, अच्छा स्टोमक को यहाँ से काट करके हमने अंदर से देखने का प्रयास किया तो इसको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। आगे चल के स्टोमक जो है आपका किससे जुड़ जाता है, ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये उससे आगे जुड़ जाता है। और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी चौड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन से, अच्छा ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन इसके बीच में जो आपको ये दिख रही है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये उसका ये वो वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं ना कि भाई अपेंडिक्स की बीमारी हो गई या वो बीमारी हो गई, तो ये हमारा अपेंडिक्स वाला पार्ट है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वैसे इसका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभार जो है व्यक्ति को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो इसके अंदर वेस्ट कंटेंट डिपॉजिट होता रहता है। और फिर ये जो है इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण इसकी स्ट्रक्चर जो पहले इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये फूल करके कैसी हो जाती है, और मोटी हो जाती है और इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर इसे हम काट करके बाहर नहीं निकालें तो ये जो है बॉडी के अंदर ही फट सकता है और पेरिटोनियम केविटी के अंदर जो है इन्फ्लामेशन कर सकता है। उसके कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की संभावना हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम अपेंडिक्स वाले जो है पेशेंट में रिस्क नहीं लेते। अपेंडिक्स वाले व्यक्ति में हम क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स का जो है थोड़ा सा दर्द होने के बाद में इसको काट देते हैं। अच्छा, अपेंडिक्स का दर्द जो है हमेशा राइट साइड में नीचे की तरफ जो है होता है, क्योंकि ये जो है राइट साइड में ही सिचुएटेड होता है। क्लियर? So this is our appendix, this is our cecum, this is the part of ileum, this is the ascending colon, this is the transverse colon and this is the descending, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो घूम रही है इधर, इसे हम सिग्मोइड कोलोन कह रहे हैं। क्लियर? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टम वाला एरिया है और बाहर लास्ट में हो जाएगा, दिस इज आवर एनल कैनाल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आगे बढ़ो। स्टोमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत जो कि अगर लेंथ में देखें तो छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है लेंथ में देखें तो, लेकिन चौड़ाई में देखें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं वो बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो स्टोमक से जुड़ता है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होती है और ये जो है लिवर से तो बाइल को जो है रिसीव करती है और पेंक्रियास से पेंक्रेटिक जूस जो है उसको रिसीव करती है और ड्यूडेनम के अंदर जो है उसको मिला देती है। ठीक है ना? इसलिए ज़्यादातर हमारे खाने का जो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में हमारे लिवर का सिक्रेशन और पेंक्रेटिक का सिक्रेशन आकर के मिल रहा है। अगर ये नहीं आते तो सही तरीके से डाइजेशन भी नहीं होता। उसी स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम के बाद में पार्ट जो आता है उसे हम जेजुनम कहते हैं। जेजुनम मिडिल पार्ट है और इसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। अब यहाँ से आप ये मान लीजिए कि यहाँ से अवशोषण खाने का स्टार्ट हो गया है और अवशोषण ही वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक प्रकार की एक्टिविटी जिसके कारण खाने का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा तो खाने के अंदर उपस्थित न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाना स्टार्ट होंगे। थर्ड पार्ट जो है इलियम, ये लास्ट वाला पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड वाला सिरा है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से आगे चल करके जुड़ेगा। अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है तो यहाँ सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं जिसे हम प्लिसी की सर्कुलस कहते हैं। विलाई पाई जाती है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होती है और माइक्रोविलाई बहुत छोटी छोटी भी वो पाई जाती है जो कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम
फॉर फाइनल डाइजेशन। तो कुल मिलाकर के हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी मोटी होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जो है आपने अभी देखे कि जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट होते हैं, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस मैंने अभी आपको बताया था। आप जो खाना खाते हो उसका तो डाइजेशन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो गया, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। लेकिन जो आप पानी पीते हो, कभी आपने सोचा है कि पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ जा कर के होता है? तो पानी जो है आप ये मान कर के चलें, मुंह से आ गया, ईसोफेगस से आ गया, स्टोमक में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट को जो है पार करके आ गया और लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहाँ पर आपका वेस्ट कंटेंट, फीसेज जो है वो स्टोरेज होता है या बनना स्टार्ट हो जाता है। एक बात और बता दें आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन ही वो जो है एरिया है जहाँ पर विटामिन के जो है वो बैक्टीरिया के बदौलत जो है वहाँ पर बायोटीन और गैसेज और विटामिन के जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वैसे देखा जाए तो उसका कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो वेस्ट कंटेंट को स्टोर करता है, बनाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो अच्छी चीज़ों को भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे पानी का एब्जॉर्ब वहीं जा कर के होता है। रेक्टम और एनस जो कि लास्ट वाले पार्ट है, रेक्टम को आप जानते ही हैं। रेक्टम जो है वो फीसेज को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एनस जो कि लास्ट पार्ट है वो जो है आपके उसके अंदर जो है दो स्पिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्पिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर। ये जो है हमारी जो है इच्छा के अनुसार काम करते हैं और ये जो है उस कब कंट्रोल करना है, कब जो है उसे एग्जिट करना है, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये जो है हो गया एक प्रकार से किसके बारे में? जीआईटी के बारे में। जीआईटी का जो है एनाटॉमी अपन ने पढ़ लिया। फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो माउथ है वहीं से हमने खाना खाया था, उसे इंजेशन बोला। उसके बाद में सेकंड जो एक्टिविटी हुई उसे हमने प्रोपल्सन बोला। प्रोपल्सन का मतलब होता है कि खाना जो है आपके जीआईटी ट्रैक्ट में निकलने के बाद में जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा है या पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्मूथ मसल्स के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से जो कर रहा है उसे प्रोपल्सन कहते हैं। फिर मैकेनिकल डाइजेशन में आपने उसको चबाया, फिर स्टोमक में आपने उसको चूर्निंग किया, फिर सेगमेंटेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किया, वो आपका मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। केमिकल डाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो उसके अंदर जो है खाने को ब्रेक डाउन करने के बाद में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद में जो एंजाइम्स ने एक्टिविटी दिखाई वो केमिकल डाइजेशन कहलाती है। आपके जो है एंजाइम्स में माउथ में जो एमाइलेज होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाने के पीछे आपका मोनोसेकेराइड्स होता है, प्रोटीन जो है उसको अमाइनो एसिड्स में, फैटी जो है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में जो कन्वर्ट कर रहा है वो केमिकल डाइजेशन ही कन्वर्ट कर रहा है। पांचवा जो था उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब खाने के मुख्य पार्टिकल्स को जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्ब करके और ब्लड में पहुंचाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब बचे हुए वेस्ट कंटेंट को बॉडी से जो है बाहर निकालने के प्रोसेस को हम डेफिकेशन बोलते हैं। अब अपन ने ये जीआईटी सिस्टम तो पढ़ा ही, लेकिन जीआईटी सिस्टम को जो है पढ़ने के दौरान ये जो अपन ने अभी तक पढ़ा ये सेंट्रल वाले जो है ऑर्गन्स थे और ये मुख्य भूमिकाएं अपनी निभा रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ जो है छोड़ करके आ गया हूँ जिसे हम असेसरी ऑर्गन कह रहे हैं। असेसरी ऑर्गन का मतलब होता है ये सहायक ऑर्गन हैं, लेकिन इनकी सहायता के बिना पाचन संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिवर, डायग्राम में आपको दिखाऊंगा आके, लेकिन लिवर नहीं होता तो बाइल का सिक्रेशन नहीं होता, बाइल का सिक्रेशन या इमल्सिफाइज जो है फैट नहीं होता, मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंस नहीं होता, स्टोरेज ग्लाइकोजन नहीं होता और विटामिन्स वगैरह का स्टोरेज नहीं होता। तो लिवर है तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही दूसरा आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर अगर नहीं होता तो बाइल का कंसंट्रेशन स्टोर नहीं होता और रिलीज बाइल इनटू द ड्यूडेनम व्हेन फैट इज प्रेजेंट। जब फैट प्रेजेंट होता है तो ये जो है ड्यूडेनम के अंदर जो है आपका ये जो है रिलीज करता है गॉल ब्लैडर। ऐसी पेंक्रियाज अगर नहीं होती तो इंसुलिन नहीं होता, हार्मोन्स नहीं होते, ब्लड शुगर का लेवल जो है कंट्रोल नहीं होता,
डाइजेस्टिव एंजाइम आपके एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज ये जो है खाने के अंदर उपस्थित नहीं होते तो सही डाइजेशन नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज भी हेल्प करते हैं। लीवर की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो लीवर जो है आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इसे हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। ये आपके राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में पाया जाता है। राइट मतलब दाईं साइड में, अपर मतलब ऊपर की तरफ, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा जो है उधर की तरफ ये पाया जाता है। स्ट्रक्चर जो है इसका अगर बात करूँ, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि इसका वजन जो है 1.4 टू 1.6 केजी इन एडल्ट होता है। इसके जो है 4 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कैडवेट लोब और क्वाड्रेट लोब। सरफेस की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 2 सरफेस पाई जाती है। डाइफ्रैग्मेटिक सरफेस जो कि स्मूथ और कॉन्वेक्स होती है, जबकि विसरल सरफेस जो कि कांटेक्ट विथ अदर ऑर्गन होती है, दूसरे ऑर्गनों से जो है कांटेक्ट में आती है। इसके अंदर जो है लिगामेंट्स पाए जाते हैं, फैलसीफोरम लिगामेंट जो कि सेपरेट राइट और लेफ्ट लोब को अलग अलग करता है, जबकि लिगामेंटम टेरेस जो कि राउंड गोलाकार आकृति में जो है उपस्थित होता है। ठीक है ना। ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो आपके लीवर के अंदर जो है वो 25% ब्लड की सप्लाई जो है आपकी हिपेटिक आर्टरी कर रही है, और ये हिपेटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर के पहुंचती है, जबकि पोर्टल वेन 75% ब्लड की सप्लाई कर रही है। वो जो है आपके जीआई ट्रैक्ट के से जो है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेकर के पहुंचती है। तो इस बात को जो है आप याद रखेंगे। साथ ही साथ जो है ब्लड ड्रेन करने के पीछे रेस्पॉन्सिबल आपकी हिपेटिक वेन होती है और इन्फीरियर वीना कावा होती है। तो ये लीवर की ब्लड सप्लाई है। आगे इसका डायग्राम देख लीजिए आप। दिस इज आवर लीवर। ये हमारा लीवर है जो कि देखा जाए तो शराब पीने से, दारू पीने से ख़राब हो जाता है। ठीक है ना। वैसे ये बहुत सुंदर ही ऑर्गन है, बहुत बड़ा ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। लेकिन अगर जो है शराब वगैरह व्यक्ति ज़्यादा पीता है, हेपेटाइटिस अगर हो जाता है तो ये जो है इसकी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। ये हिपेटिक आर्टरी है जो कि 75% ब्लड की सप्लाई करती है। ये गॉल ब्लैडर है जो कि इसकी इधर इस हिस्से में पाया जाता है। ये एरोटा है और ये इन्फीरियर वीना कावा। फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर की बात करें तो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं, लेकिन कौन करता है? लीवर ही करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आजकल कई सारी मेडिसिन्स चल रही हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कई लोग बाग डिटॉक्सिफिकेशन करवाते भी हैं। बॉडी, आप ये मान करके चलें कि हमारा लीवर जो है अकेला 200 फैक्ट्रियों के बराबर का काम करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो जितने भी वेस्ट कंटेंट हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपके शरीर की जो है सफाई जो है लीवर ही करता है। बाइल का प्रोडक्शन करता है जिससे डाइजेशन होता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, इसलिए इसका काम स्टोरेज का भी है। जैसे ग्लाइकोजन, जब भी आप फास्ट वगैरह करते हैं, जब भी आप व्रत वगैरह करते हैं, तो यही वो लीवर है जो आपको एनर्जी देता रहता है, वरना आपको चक्कर वक्कर आ जाए, कहीं भी गिर जाएँ आप, है ना। क्लियर है ना। तो ये जो लीवर है वो बहुत सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई एंड के, फैट सोल्यूबल विटामिन जानते हो ना आप, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उनको जो है ये क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। विटामिन B12, आयरन, कॉपर, इनको भी जो है ये स्टोर करके रखता है। हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर को जो है ये क्या प्रदान करता है? इम्यूनिटी। अगर ये नहीं होता तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से तो लड़ता है और बेस्ट कंटेंट को बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अंदर कुफर सेल पाई जाती है जो इम्यूनो फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के दौरान ये कई सारे हार्मोन्स जो है उनका भी जो है इसके अंदर योगदान देता है। हेमेटोलॉजिक फंक्शन, ये जो है क्लोटिंग फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपने एग्जाम्पल के लिए देखा होगा, हमारा ब्लड जो है, हम चाहे कहीं भी जाएं, हमारा ब्लड जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हमारे लीवर से जो है वो हिपेरिन जो है सिक्रेट हो रहा है, और हिपेरिन जो है हमारे खून को जमने नहीं देता है, इसलिए ये क्लोटिंग फैक्टर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपकी रेड ब्लड सेल है उनकी उम्र पता है आपको? रेड ब्लड सेल मतलब लाल रुधिर कणिकाएँ। लाल रुधिर कणिकाएँ जो है वो 120 दिन के बाद में मर जाती है। तो मरने के बाद में जो है वो जो बिलिरुबिन उनके वेस्ट से बनता है,
उस बिलीरुबिन का जो है प्रोडक्शन भी कौन करती है, आपके लिवर ही करता है। वैसे जो है ये लिवर बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। ऐसे ही गोल ब्लैडर भी होता है बच्चों। गोल ब्लैडर जो है वो लिवर के में अभी आपको मैंने दिखाया था, लिवर के जो है राइट लोब में जो है इसकी लोकेशन होती है। गोल ब्लैडर को हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं। आजकल इसके कई पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो पेशेंट कहते हैं ना कि भाई इसकी पित्त की थैली में पथरी पड़ गई, तो वो गोल ब्लैडर ही है। गोल ब्लैडर की 7 से 10 जो है सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसकी कैपेसिटी 30 से 50 ml बाइल की होती है। और ये जो है पियर शेप्ड होलो ऑर्गन होता है, खोखला ऑर्गन होता है। इसके पार्ट की मैं बात करूं तो गोल ब्लैडर में भी फंडस, बॉडी और नेक पाई जाती है। नेक वाले रीजन में सिस्टिक डक्ट पाई जाती है। कई कई पेशेंटों में वो जो सिस्टिक डक्ट है वही जो है क्लोज हो जाती है या बंद हो जाती है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से समस्या हो जाती है। और कई पेशेंट में जो है उस गोल ब्लैडर में जो है पूरा ये 30 से 50 ml जो बाइल भरा है ये पूरा ही क्या पथरी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कभी कभार कोलिसिस्टेक्टोमी करके जो है उसको निकालते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये गोल ब्लैडर है। इसके अंदर ये जो भरा है ये बाइल है, ये इसकी बॉडी है, ये बाइल फ्लो है, ये जो है इसका नेक वाला रीजन है। और ये इस प्रकार से जो है ये बाइल जो है लेकर के कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर के जाता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए कि बाइल जो है उसको स्टोर करके रखता है, कंसंट्रेशन बाइल की बढ़ाता है, बाइल का कंपोजिशन भी करता है, रेगुलेशन करता है। ओके। ऐसे ही एक ऑर्गन और है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है उसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो रिट्रोपेरिटोनियल और अपर एब्डोमिनल जो है उसकी लोकेशन होती है। उसके भी पार्ट क्या कौन कौन से होते हैं, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ठीक है ना। और पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए वो जो है पेंक्रियाज एक ऑर्गन तो है ही, जीआईटी सिस्टम का एक एक्सेसरी ऑर्गन तो है ही, लेकिन वो साथ ही साथ एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की भांति काम करता है। अगर पेंक्रियाज नहीं होता तो इंसुलिन नहीं होता, इंसुलिन नहीं होता तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होता, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होता तो आपको जो है डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन सॉरी ये जो आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर 3 सेल पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा सेल जो है उनसे ग्लूकागोन रिलीज होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। बीटा सेल जो है उससे इंसुलिन रिलीज होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। जबकि डेल्टा सेल जो है उससे सोमैटोस्टेटोन रिलीज होता है जो कि इनहिबिट बोथ, किसको, इंसुलिन को और ग्लूकागोन दोनों को कम करता है। जबकि पीपी सेल या एफ सेल जो है वो सिक्रेट पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स जो है उसका सिक्रेशन करती है। क्लियर। आज के लिए जो है इतना काफ़ी है। तो ये हमने जो है आज पढ़ा अपने जीआईटी सिस्टम के बारे में। जीआईटी सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ओवरऑल जो है जीआईटी सिस्टम के बारे में था। थैंक यू एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।